आज का टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में है। देखो भारतीय जो संविधान लिखा गया है उसमें क्या, देखो जब भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था, मतलब भारतीय संविधान सभा जब बैठ करके जब आपस में मिल करके संविधान लिखने का कोशिश कर रहे थे, उस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आखिर हमारे संविधान का ड्राफ्ट कैसा हो, स्ट्रक्चर कैसा हो, संविधान जो लिखेंगे, संविधान लिखने की प्रक्रिया में हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया था, जैसे कि बी.एन. राव, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत के मुंशी, ऐसे तमाम लोगों का ये सुझाव रहा कि अलग अलग देश का कॉन्स्टिट्यूशंस का जो बुक होता है वो हम लोग लेकर बैठेंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशंस की जो जो खास बातें हैं, मतलब वैसी वैसी बातें जो हमारे कंट्री से, हमारे देश के हिसाब से, यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन, यहाँ के कल्चरल के हिसाब से जो भी चीज़ सही से सेट करता हो, मतलब यहाँ के हिसाब से अगर वो रूल रेगुलेशन फिट बैठता हो तो हम लोग उसको क्या करेंगे, वहाँ से कॉपी कर लेंगे, नकल कर सकते हैं। मतलब वही चीज़ का प्रोविज़न हम लोग भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं। तो ऐसे तमाम अलग अलग देशों से हम लोग जब बताएंगे, अलग अलग देशों से अपने संविधान में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कुछ लोगों का ये आरोप लगने लगा कि भारतीय संविधान तो दरअसल ये जो दूसरे देश से जो आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो, दरअसल भारतीय संविधान क्या है, एक उधार का थैला है, मौलिकता कुछ है ही नहीं। तो बी.आर. अम्बेडकर ने समझाया लोगों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज़ जब आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे या फिर कुछ नया चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो, तो अगर आपके पास जितना ज़्यादा रिसोर्स होगा तो आप चीज़ों को और अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग तरीके से आप सोचोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं, जैसे अगर हम अमेरिका के संविधान को अगर नहीं पढ़े होते ठीक से, तो हम वहाँ के मूल अधिकार को हम अपनाते? हो सकता है कि हम लोग अपने यहाँ मूल अधिकार के बारे में उतना अच्छा से हम सोच ही नहीं पाते जितना अच्छा से वो लोग आज से 150 साल 200 साल पहले लिख करके सोचा। चूँकि 1776 के ईस्वी में अमेरिकी क्रांति हुआ था और 1786 में वहाँ पे संविधान बन करके तैयार हो चुका था। तो हम लोग वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस को बेस बना के, उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए हम लोग वहाँ की चीज़ों को क्या किए, इम्प्लीमेंट किए। हम नहीं चाहते हैं कि हम वही गलती करें जो बाकी देश पहले ऑलरेडी गलती कर चुका है। हम चाहते हैं कि वो लोग जो गलती करके सीखे, उस सीख को हम लोग भी अपनाएं। तो गलतियों से का रिपीटेशन को से बचने के लिए, गलतियों से सीखने के लिए और चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या किए, अलग अलग देश से अलग अलग प्रोविज़न्स को क्या किया, ऐड किया। तो अगर हम किसी अच्छी चीज़ों को अगर नकल भी करते हैं, इसमें एक बुराई क्या है, अच्छी चीज़ों का हमेशा नकल होना भी चाहिए। और ध्यान रखना, नकल करने के लिए भी अकल होना चाहिए। वो तो हम लोग कई बार कहते हैं, हम लोग नकल भी वैसी चीज़ों का किए जो कि हमारे यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से क्या हो, परफेक्ट बैठता हो। तो मूल अधिकार चूँकि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी था, तो हम लोगों ने वहाँ से बोरो कर लिया। ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो हम लोगों को अच्छा लगा, चूँकि हम लोग उसके आदतन भी हो चुके थे, हैबिचुअल भी हो चुके थे। तो वहाँ के ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको हम लोगों ने अपनाया। उसी तरह से अगर हम बात करें DPSP की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक था, तो वो हम लोगों ने आयरलैंड से सीखा। तो अलग अलग देशों से जो जो चीज़ें हमें अच्छा लगा वो सारा चीज़ क्या किया, हम लोगों ने यहाँ के सिचुएशंस के हिसाब से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। इसलिए उसको ये कहना कि उधार का थैला, ये अपने आप में क्या है, गलत है। हमने अलग अलग देशों को के कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोग स्टडी किए और फिर वहाँ से जो भी चीज़ हमें सही लगा, अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। तो अब जो खास बात यह है कि जब कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हम लोगों ने अलग अलग देश से तो अलग अलग संविधान के बारे में लिखा, हम लोग वहाँ से चीज़ें को बोरो भी किया, लेकिन भारतीय संविधान पे किस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे भारतीय संविधान अलग अलग देशों से संविधान की चीज़ों को तो लिया, लेकिन साथ ही साथ जो भारत शासन अधिनियम जो 1935 जो चल रहा था यहाँ पे, चूँकि उस समय जो संविधान के प्रोविजंस जो लिखे गए थे, राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का बंटवारा उस समय काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका था। हम लोग पढ़ेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1935 का एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 1935 का जो एक्ट आया था वो 1919 के एक्ट और उससे पहले कई सारे एक्टों के बिहाफ पर आया था, कई सारे एक्ट के बिहाफ पर। चूँकि धीरे धीरे यहाँ पर राज्यों को स्वायत्ता देने में लगा था अंग्रेज जब भारत के यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के राज्यों को धीरे धीरे ऑटोनॉमी देने लगे थे, तो 1935 का एक्ट से हम लोगों को बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला था। अभी हम जस्ट बताने वाले हैं 1935 के एक्ट में क्या क्या था और हमने वहाँ से क्या क्या चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट किया अपने संविधान में। तो चूँकि 1935 का एक्ट को हम लोग पहले लागू कर चुके थे, आज़ादी से काफ़ी पहले,
मतलब 1947 में तो देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। तो जो 15-16 साल पहले जो चीज़ें बना उसके हम लोग आदतन हो चुके थे, हैबिचुअल हो चुके थे। तो बहुत सारी चीज़ यानी कि मैक्सिमम चीज़ें जो हम लोगों को दिखेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या दिखेगा, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका प्रोविज़न हम लोग ज़्यादा जो है अपने संविधान में इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हम लोग क्या क्या लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। इसका क्या मतलब होता है, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलित बंटवारा। बराबर कहने से ज़्यादा बेहतर क्या होगा, संतुलित, बैलेंस। मतलब कुछ चीज़ें राज्यों को शक्ति मिला है और कुछ चीज़ों केंद्र को शक्ति मिला है। तो ये जो संघीय व्यवस्था है ये हम लोगों ने कहाँ से सीखा, भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोगों ने लिया। तो संघीय व्यवस्था समझ में आ गया, फेडरल सिस्टम क्या होता है, हम ऑलरेडी इस पर पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, राज्यपाल का एक अपना कार्यालय होना चाहिए। राज्यपाल कहाँ का, राज्य का, यानी कि राज्य का जो राज्यपाल होगा उसका अपना ऑफिस होना चाहिए ताकि वो अपने ऑफिस से सही से जो है कोऑर्डिनेट कर पाए, अपने राज्यों का सही से संचालन कर सके। तो राज्यपाल का कार्यालय होना चाहिए, यानी कि गवर्नर ऑफिस होना चाहिए। ये भी चीज़ हम लोग कहाँ से सीखे, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यायपालिका का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, वो भी हम लोगों ने कहाँ से सीखा, इसी टाइम से। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो ढांचा है, जो एकात्मकता जो दिखता है ना, यूनिटरी सिस्टम दिखता है ना, कि सबसे टॉप पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट, उसके नीचे क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। यानी कि ये जो न्यायपालिका का, यानी कि ये जो जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर दिखता है, ये चीज़ कहाँ से हम लोगों ने सीखा, इसको एज इट इज 1935 वाला एक्ट से हम लोग संविधान में लिख ली। ठीक है, उसके बाद लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी ये जो पीसीएस अधिकारी वगैरह जो होते हैं राज्यों के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर भी मतलब कि पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन ये स्टेट का भी हो सकता है और सेंटर का भी होता है। अब सेंटर का मतलब जैसे IAS IPS वगैरह जो होते हैं वो भी क्या है, लोक सेवा ही तो है, ये लोगों के सर्विस के लिए तो है। यानी कि अगर ऐसे अधिकारी नहीं होंगे तो राज्य के जो भी योजना होगा वो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वही अधिकारी यूज़ करेगा ना, मतलब वही इम्प्लीमेंट करेगा ना। तो राज्य के स्तर पर जो भी लोक सेवा अधिकारी जो दिखते हैं तुमको, उनका, या फिर केंद्र के स्तर पर जो भी अधिकारी वगैरह है, उनका काम क्या है, राज्यों के शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाना। किसके अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत रह के या फिर राज्यों के अंदर। केंद्र के स्तर पर इनकी प्रधानमंत्री के अंदर आपको काम करना हो और राज्य के स्तर पर आपको मुख्यमंत्री के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। यानी ये जो DM SP कलेक्टर वगैरह जो दिखता है वो सब क्या है, वो सभी लोग क्या है, लोक सेवा आयोग। यानी कि इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। और शुरुआत में यही लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, इसलिए इनको कलेक्टर भी कभी कभी बोल देते थे, लोक सेवा आयोग वाले अधिकारी को। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं, आपातकालीन उपबंध। ये भी हम लोग बहुत हद तक भारत शासन अधिनियम से भी हम लोग लिए और साथ ही साथ जर्मनी से भी सीखे थे। ध्यान रखना, अभी बताएंगे आगे चल के। तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ बोरो कर लिए थे, आपातकालीन उपबंध, यानी कि इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो किस तरह से होना चाहिए था। जब देश में सिचुएशंस बहुत ही क्रिटिकल हो जाए, बहुत ही ख़राब हो जाए, आंतरिक विद्रोह हो जाए, या फिर बाहर से कोई दूसरा देश, हमारा जो दुश्मन देश है, अगर वो हमला कर देता है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम लोग अपने देश में इमरजेंसी लगाएंगे और यहाँ के लोगों को भी हो सकता है हम सेना में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी का भी प्रोविज़न हम लोग वहाँ से लिए। उसके अलावा शक्तियों के वितरण की 3 सूची, यानी कि जो पावर है उसको 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है। सबसे पहला क्या होता है, केंद्र सूची, यानी क्या, सेंट्रल का लिस्ट, यानी कि जिस पर केंद्र केवल कानून बनाएगा। दूसरा क्या है, राज्य सूची, यानी कि स्टेट का लिस्ट, इस पे कानून कौन बनाएगा, केवल राज्य बनाएगा। और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची, जिसको क्या बोलते हैं, कनकरेंट लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, कनकरेंट लिस्ट। और इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षा एक विषय है और शिक्षा के विषय पे कानून कौन कौन बना सकता है, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। इसलिए शिक्षा को क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। जैसे अगर हम तुमको एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल दें, जैसे शराब, देश में शराबबंदी होनी चाहिए, तो शराबबंदी पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, वो चूँकि वो राज्य का विषय होता है। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, राज्य सूची। तो राज्य सूची में मतलब उसमें जो है वहाँ पर जो है तुम्हारा कानून बनेगा। तो शराब पे कानून कौन बनाएगा, राज्य, तो वो शराब जो है किस मामले में आएगा, राज्य सूची। जैसे बात होता है GST, तो GST किस में आएगा, केंद्र के स्तर, चूँकि केंद्र लागू करता है और केंद्र अपने स्तर पर उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है।
तो अलग अलग कानूनों पे कौन कौन मतलब किसको किसको देखो पावर मिला है वो यहाँ पे हम बताए हुए हैं। तो शक्तियों के वितरण की सूची समझ में आ गया, यानी कि 3 लिस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा ये जो है भारत शासन अधिनियम से जो जो चीज़ हम बोरो किए थे मोटा मोटी ये सारा चीज़ हम लिख दिए। देखो एग्जाम में यही चीज़ क्या करता है, इसको जब ऑप्शन तुमको देगा 4-5 ऑप्शन जब देता है तो उसी में से ये 2-3 चीज़ इसमें डाल देगा। अब तुमको इसलिए कहते हैं कि वो सारा पढ़ना चाहिए, सारा पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से क्या क्या चीज़ बोरो किए, इसलिए पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि आखिर ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया, आखिर ब्रिटेन की कौन कौन सी बात हमें काफ़ी अच्छी लगी और हमारे देश के हिसाब से वो चीज़ परफेक्ट भी था। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है वहाँ पे, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था वो हम लोगों ने वहाँ से लिया कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था वहाँ पर जो संसद वगैरह का जो चुनने का जो तरीका था वो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे सांसद ही सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं और वही सांसद वहाँ पे कानून भी बनाते हैं। संसद का चुनाव होता है, सांसदों का अपना एक क्षेत्र होता है, जैसे यहाँ पे लोकसभा का चुनाव देख लो, तो वहाँ वो सारा चीज़ जो सांसद को जो भी पावर वगैरह जो भी देखते हो, सांसदों की विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ मिलती है, संसदीय क्षेत्र होता है, वो सब कहाँ से सीखे हम लोग, ब्रिटेन से सीखे। यानी कि पूरी के पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग कहाँ से नकल किए हैं, सीखे, कहाँ से सीखे हैं, ब्रिटेन से सीखे। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग कहाँ से सीखे, ब्रिटेन से। दूसरा क्या देखते हैं, राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, मतलब जो भी राज्य का अध्यक्ष होगा उनका ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में क्राउन, राज्य जो वहाँ पे राजा होता था तो राजा का कोई महत्व था, तो जो भी राज्य अध्यक्ष होगा उसका ज़्यादा वैल्यू, और वो सिर्फ नाम मात्र का होगा और प्रतीकात्मक होगा। इसीलिए हम लोग राष्ट्रपति को भी कैसा पावर दिए हुए, नाम मात्र का। हमारे देश के लिए राज्याध्यक्ष तो हैं लेकिन वो कैसा है, नाम मात्र का है, प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप में। असल में ताकत किसको होता है, प्रधानमंत्री को, और ब्रिटेन में भी ताकत किसको होता है, प्रधानमंत्री को होता है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, विधायी प्रक्रिया। अब ये जो लेजिस्लेचर का जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होता है वो भी हम लोगों ने कहाँ से सीखा, वहीं से सीखा। मतलब विधायिका को जा थोड़ा सा बोलना, आवाज़ थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है। तो विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेचर का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने कहाँ से सीखा, ब्रिटेन से। अब जो विधायिका होगा उसका काम क्या होगा, कानून बनाना, और कानून बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो हम लोग कहाँ से सीखे, ये पूरा का पूरा जो विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो भी हम लोग को कहाँ से सीखे, ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्या है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब आप केवल और केवल देश के नागरिक होंगे, राज्यों के नहीं। तो ये भी चीज़ कहाँ से सीखे हम लोग, ब्रिटेन से। जबकि अमेरिका में क्या चलता है, डुअल सिटीजनशिप, स्विट्जरलैंड में भी डुअल सिटीजनशिप है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो एकल नागरिकता है, हम लोग जैसे अपने आप को क्या बोलते हैं, हम सभी क्या है, इंडियन है, और सभी का नागरिकता क्या एक है, हम भारत के लोग। तो यहाँ पे नागरिकता कितना चलता है, एक। तो एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो भी हम लोगों ने कहाँ से नकल किया, ब्रिटेन से, वहीं से हम लोगों ने लिया। नेक्स्ट देखो क्या, आप देखो अगला क्या है कि मंत्रिमंडल प्रणाली क्या होता है। मंत्रिमंडल प्रणाली की अगर हम बात करें, मंत्रिमंडल प्रणाली जो कैबिनेट सिस्टम का जो बात करते हैं, जैसे हम लोगों में यहाँ मंत्री होगा, मंत्री लोगों को अलग अलग मंत्रालय दिया जाएगा, अलग अलग मंत्रालय के मंत्री का जिम्मेदारी होगा, वो काम करेगा उस हिसाब से, और सारे मंत्रिमंडल मिल करके प्रधानमंत्री के प्रति क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल वो प्रधानमंत्री के प्रति नहीं, दरअसल ये प्रधानमंत्री उसमें से हेड है, लेकिन वो दरअसल वो सांसद के प्रति होता है। जो भी यहाँ का जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है, लोकसभा के प्रति होता है, जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसी में से मंत्री बनता है ना। तो देखो मंत्रिमंडल प्रणाली में ये जो कैबिनेट सिस्टम जो होता है वो कहाँ से सीखे हम लोग। अब ये कैबिनेट मंत्री जो भी होता है, तुम लोग पढ़े थे पहले भी, जो कुछ खास मंत्री होता है उसी को कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, है ना। तो ये सिस्टम भी हम लोग को कहाँ से सीखे, ब्रिटेन से सीखे। नेक्स्ट क्या है, परमाधिकार रीट। अब ये रीट का मतलब क्या होता है, अपने आप में एक अधिकार होता है। जब भी तुम्हारे साथ अगर कोई मतलब ये, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रीरोगेटिव रीट्स। अब ये रीट्स क्या होता है, रीट्स का मतलब ये होता है कि जब भी तुम्हारे अधिकारों का अगर हनन होता हो तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। भारत में 5 प्रकार का रीट होता है, जिसमें कि सरसरी है, को वारेंटो है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिषेध बोलते हैं, परिप्रेक्षा बोलते हैं, मेंडमस बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं। इस तरह से 4-5 रीट होता है, और ये रीट का मतलब एक ही चीज़ होता है कि तुम्हारा ये अधिकार अगर तुमसे कोई छीनना चाहेगा तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो।
तो सुप्रीम कोर्ट जाने का तरीका है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर तुम क्लेम कर सकते हो अगर तुम्हारे साथ मूल अधिकार का हनन होगा तो ये विषय परमाधिकार रीट कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। उसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, निश्चित रूप से जो सांसदों को विशेष अधिकार जो मिलता है, बहुत सारे उनको प्रोविजंस मिलते हैं, उनको कई प्रकार से जो सिविल का अगर कहीं मामला है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर किसी सिविल मामला में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है संसद को बहुत प्रकार का प्रिविलेज मिलता है यहाँ पे। तो ये भी चीज़ कहाँ से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से सीखे हम लोग कि सांसदों को अगर काम करवाना है तो उसको आपको बहुत सारा अधिकार देना पड़ेगा। तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है ये भी कहाँ से सीखे हैं? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्या है? द्विसदनवाद यानी कि बाइकैमरलिज्म, वही लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से वहाँ पर क्या था? हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अमेरिका में क्या था? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो अलग अलग देशों में हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ भी बाइकैमरल सिस्टम चलता है और भारत में भी है, लोकसभा और राज्यसभा। एक जो दूसरा सभा होता है उसको कहते हैं उच्च सदन और दूसरे को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। जैसे भारत में राज्यसभा उच्च सदन है और निम्न सदन क्या है? लोकसभा। उच्च सदन को स्थायी सदन भी कहते हैं और निम्न सदन को अस्थायी सदन कहते हैं। यानी ये जो प्रोसेस है हमारा पूरा, ये कहाँ से सीखे हैं? द्विसदनवाद, ब्रिटेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी क्या? प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये भी कहाँ से सीखे हैं? इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे? इसके अंतर्गत ये पढ़े थे कि जो भी विधि कहेगा, कानून जो कहेगा वही मानना पड़ेगा। वहाँ पर जुडिशरी अपने मन से कुछ नहीं, विधि बस खाली चेक करेगा कि कानून बनाने का तरीका आपका सही है कि नहीं। अगर कानून बनाने का प्रोसेस आपका सही है तो फिर कानून आप किसी चीज़ पे भी बना सकते हो। कंटेंट क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। कानून आपका जिस पे मन हो उस पर बना लो, लेकिन कानून बनाने का प्रोसेस सिर्फ आपका क्या होना चाहिए? अच्छा। और जो कानून है उससे बढ़ के कोई नहीं है, इसलिए वहाँ पे न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है। तो वहाँ पे जुडिशरी क्या है? कमज़ोर है। और वहाँ पे जो सांसद है वो क्या है? मजबूत है, क्योंकि वहाँ पे अलिखित संविधान है, लिखा हुआ है ही नहीं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो भी कहता है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? इसी का जस्ट उल्टा जो होगा यथोचित विधि प्रक्रिया, वो हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? अमेरिका में। तो ये ब्रिटेन वाला हमारा टॉपिक क्या हो गया? फिनिश।